नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आए, आपके घर परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहे, लक्ष्मी का आगमन हो, इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। वर्ष 2022 में कर्क राशि के जातकों का भाग्य बदलने वाला है, किस्मत आपकी चमकने वाली है, क्योंकि 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन है ये 2021 से बेहतर राशियों में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में गोचर है कुंभ राशि में, और देवगुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी खुद की अपनी राशि है। और अपनी राशि में देवगुरु का गोचर, देवगुरु बहुत ही बलवान होंगे और बहुत ही शुभ फल देंगे, क्योंकि देवगुरु नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह हैं और शुभ फल देने वाले हैं। ठीक इसी तरह से राहु का गोचर तुला राशि में होगा, मेष राशि में होगा, और केतु का गोचर तुला राशि में होगा। और राहु और केतु का गोचर मेष और तुला राशि में बेहतर रिजल्ट देने वाला होता है। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा, और ये भी 2021 से बेहतर है। तो कुल मिलाकर के ये है कि 2022 जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में हम वर्ष के प्रारंभिक 3 महीनों के राशिफल की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा वर्ष का वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, आपको समझने में दिक्कत होती है और पूरी बात स्पष्ट रूप से बताई भी नहीं जाती। इसलिए मैं केवल जनवरी, फरवरी और मार्च का प्रेडिक्शन करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत अधिक महत्व है, और जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में ग्रहों का अंश बल कितना है, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि में हैं या मित्र राशि में हैं, तो उस स्थिति में बहुत अच्छा फल देते हैं। वहीं इसके विपरीत अगर ग्रह नीच की राशि में है या शत्रु राशि में है तो हमें सावधान रहना चाहिए, सावधानी बरतनी होती है। इसीलिए मैंने सभी ग्रहों का एक संक्षिप्त चार्ट तैयार किया है पूरे वर्ष का, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा ग्रह किस कालखंड में उच्च का है, स्वराशि में है या फिर वो नीच की स्थिति में है, ताकि उसी के अनुसार आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा इस समय चल रही है, क्योंकि फल आपको तभी प्राप्त होगा जबकि आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा चल रही हो या फिर अंतर्दशा चल रही हो। तो ऐसी स्थिति में इस चार्ट से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि उस ग्रह की स्थिति क्या है, किस महीने में वो उच्च का हो रहा है, किस महीने में वो स्वराशि में है और किस महीने में वो मित्र राशि में है, ताकि उसी के अनुसार आप उसका पूरा लाभ ले सकें। और अगर ग्रह किसी महीने में नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो आप उस ग्रह का उपाय करके अपनी सुरक्षा कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने वर्ष 2022 के लिए महत्वपूर्ण कालखंडों का एक चार्ट तैयार किया है। इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि किस ग्रह की क्या स्थिति कब से कब तक रहेगी। ये आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में है या उच्च की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर वो नीच की राशि में है तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। तो पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। 23 फरवरी 2022 से 27 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे और इस समय कोई फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और स्वराशि में रहेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। 29 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे
और 24 नवंबर को एक बार फिर से मीन राशि में ही मार्गी होंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव 1 जनवरी 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव की स्वराशि है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और कुंभ राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे, और मकर राशि भी शनिदेव की स्वराशि है, इसलिए शनिदेव पूरे वर्ष अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु 12 अप्रैल को तुला राशि में गोचर करेंगे राशि परिवर्तन करके। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और उच्च की स्थिति में मंगल बहुत बड़ा लाभ देते हैं। इसके बाद 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, और मेष राशि मंगल की स्वराशि है, और इस कालखंड में भी मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर 2022 में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में नहीं आएंगे। मकर राशि में जब गोचर करेंगे 26 फरवरी से 7 अप्रैल तो उच्च के होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 27 जून से 10 अगस्त मेष राशि में रहेंगे और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, और बाकी समय में अन्य राशियों में रहेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा देंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई 2022 तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि स्वराशि है, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2022 तक आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर लें, और ये जो कालखंड है ये जानकारी आपको बहुत लाभ देगी आगे के आने वाले समय में। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र 17 अप्रैल 2022 से और 23 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, और शुक्र 17 अप्रैल से 23 मई 2022 तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे, और ये स्वराशि होती है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में गोचर करेंगे, और ये भी शुक्र की स्वराशि है। तो शुक्र 3 कालखंडों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, क्योंकि कन्या राशि में गोचर करेंगे, और कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब आइए बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध का गोचर 24 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ये मीन राशि में रहेगा। तो बहुत छोटा सा कालखंड है, केवल 15 दिन का। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा, बुध का उपाय करना होगा। इसके बाद 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशि है, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और बुध सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है, और बुध उच्च के होंगे, और ये बहुत लंबे समय तक 21 अगस्त से 26 अक्टूबर लगभग 2 महीने तक बुध उच्च के रहेंगे, और ये कालखंड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो इन कालखंडों को आप नोट कर लें, और इसी के अनुसार आप अपना पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्लानिंग करें और इसका लाभ उठाएं। अब आइए बात कर लेते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली जनवरी 2022। आपके लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं,
लगभग 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन को भी बहुत अधिक प्रभावित कर पाते हैं। तो हमारा मन जो है चंद्रमा के प्रभाव से अस्थिर रहता है, स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाता है। किसी भी कार्य को हम अस्थायी रूप से नहीं कर पाते हैं, चूँकि लग्न के स्वामी चंद्रमा है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। कुछ जिस भी कार्य को आप शुरू करें तो उस पर पूरी तरह से फोकस करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, वर्ष की शुरुआत कालसर्प योग से हो रही है। कालसर्प योग के बारे में इस वीडियो में विशेष चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना मैं आपको बताऊं कि जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में होते हैं तो कालसर्प योग बन जाता है, और जनवरी की शुरुआत में ही जो है कालसर्प योग बनेगा, क्योंकि राहु एक तरफ होंगे और बाकी सभी ग्रह जो है वो दूसरी तरफ होंगे। तो कालसर्प योग पर एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा, उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। तो आपके कुंडली के पंचम भाव में केतु और मंगल का गोचर है, और मंगल का गोचर 16 जनवरी तक पंचम भाव में रहेगा। केतु और मंगल की दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर पड़ेगी, तो आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं 16 जनवरी तक। दूसरी बात, छात्रों के लिए मंगल और केतु का गोचर पंचम भाव में बहुत अच्छा है। जो छात्र सैन्य क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स में या फिर चिकित्सा जगत में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का ये गोचर बहुत बेहतर है। क्योंकि पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है, तो गर्भवती माताओं के लिए मेरा ये कहना है कि 16 जनवरी तक विशेष सावधानी रखें, क्योंकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं। तो अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो विशेष संभावना है कि वो ऑपरेशन के थ्रू हो, सिजेरियन ऑपरेशन होने के प्रबल योग हैं, इसलिए लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। 16 जनवरी को मंगल का गोचर छठे भाव में होगा, और सूर्य का गोचर 14 जनवरी तक है छठे भाव में, और इसके बाद सूर्य का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र पहले से ही गोचर कर रहे हैं, और 29 जनवरी तक शुक्र का गोचर छठे भाव में ही रहेगा। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र क्या है? सौंदर्य, प्रेम के कारक हैं। तो आकर्षण बढ़ेगा, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन चूंकि शुक्र जो हैं वो वक्री अवस्था में हैं, ऐसी स्थिति में आपको धन के संबंध में सावधानी बरतनी होगी। जनवरी के महीने में किसी तरह का कोई निवेश करना है तो उससे आपको बचना होगा। मंगल और शुक्र की दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके द्वादश भाव पर, विदेश भाव पर, और विदेश भाव से आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो आपको वहाँ से प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। और साथ ही साथ 14 जनवरी तक सूर्य की भी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, और सूर्य राजा हैं, और राजा की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का कल्याण हो जाता है। तो द्वादश भाव के जो शुभ फल हैं वो हमें प्राप्त होंगे। हालांकि खर्चे थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन जो खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे। अच्छे कार्यों पर क्यों होंगे? इसलिए कि देवगुरु की भी दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। तो आपका जो खर्च होगा वो धार्मिक प्रयोजनों पर होगा, अच्छे कार्यों पर होगा, और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से आप घर में सुख और ऐश्वर्य बढ़ाने वाले सामान भी क्रय कर सकते हैं।
ज्वेलरी है, डिजाइनर ड्रेसेज हैं, सोफ़ा है, टीवी है, एसी है, या इस तरह के जो भी उपयोगी हैं सामान वो आप खरीद सकते हैं। मंगल छठे भाव में है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है और द्वादश भाव अस्पताल का होता है। तो मंगल रोग, ऋण और शत्रु तीनों को समाप्त कर देंगे। और छठा भाव चूंकि ननिहाल पक्ष का भी होता है तो आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ के योग बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर व्यापार करते हैं अगर आप उनके साथ, आपको वहाँ से भी लाभ होगा। यहाँ पर सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव का गोचर केंद्र के भाव में है और स्वराशि में है। तो शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये राजयोग जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला योग होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है जब शश योग बनता है। शनिदेव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं। तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चूँकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, या फिर आपकी कोई फार्मा कंपनी है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। एक तरह से भाग्य परिवर्तन या भाग्योदय आप कह सकते हैं। पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से भी अगर आप जुड़े हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन प्राप्त करेंगे। और चूंकि सूर्य और बुध दोनों का ही गोचर है तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और बुधादित्य राजयोग आपको सरकारी नौकरी की तरफ लेकर के जाएगा। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विदेश सेवा से जुड़े हुए उच्च पदस्थ अधिकारी, IAS, IPS ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी शश योग के कारण बनते हैं। अब आपका एक प्रश्न ये होता है कि शश योग तो बन रहा है लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे या सभी के सभी IAS, IPS बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में क्या शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, और दूसरी बात, क्या शनिदेव आपकी कुंडली में अंश बल से मजबूत हैं। दोनों चीज़ देखनी होगी। अगर ये जब है तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में ये योग है और आप बनेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो लाभ तो आपको मिलेगा ही, चाहे वो रियल इस्टेट से हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क से हो, चाहे वो पेट्रोलियम, डीजल, गैस के कार्य व्यवसाय से हो। किसी भी लेवल पर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, उच्च स्तर का लाभ नहीं मिल सकता अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तो। सूर्य और बुध सरकारी नौकरी के कारक होते हैं तो सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा और सूर्य जो हैं, सूर्य में तेज है, प्रकाश है, ऊष्मा है, गर्मी है। तो आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में भी तेजी रह सकती है, उग्रता रह सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। शनिदेव की भी दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि पड़ने से तो ये है कि आपके अंदर परिश्रम ज़्यादा करने की क्षमता आएगी, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। सूर्य के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, तो उसे आप अपने व्यवहार से, वाणी को विनम्र रखते हुए आप उसे संभाल लेंगे। और सूर्य जो हैं वो द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं
और द्वितीय भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है। और जब सूर्य हैं और राजा हैं उसके स्वामी, तो फिर आपके पास धन की कहीं से कहीं कोई कमी जनवरी के महीने में नहीं होनी है। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु का गोचर अष्टम भाव है, जो कि सबसे खराब भाव है, उसमें हो रहा है। लेकिन देवगुरु एक ऐसे ग्रह हैं कि वो किसी भी भाव में गोचर करें हमेशा शुभ फल देते हैं। अष्टम भाव आयु का भाव होता है और शनि इसके कारक होते हैं, और शनि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु का गोचर अष्टम भाव में है, तो आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, और दूसरी बात आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव आध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्च और पराविज्ञान का होता है, अकल्ट साइंस का होता है। अगर आपकी रुचि इन सब में है तो आपको बहुत अच्छा लाभ इन क्षेत्रों में मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, आपको विदेश से लाभ होगा। आप धार्मिक कार्य करेंगे और धार्मिक कार्यों से आपको लाभ होगा। सबसे बड़ी बात कि देवगुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ रही है, और सूर्य की भी धन भाव पर पड़ेगी, तो आपको धन लाभ के प्रबल योग हैं। प्रॉपर्टी में, शेयर में, इन सब में आप निवेश कर सकते हैं और आपको इसका लाभ मिलेगा। और देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव पर पड़ रही है, तो आपको हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब का। ये तो रही जनवरी की स्थिति। अब आइए फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में क्या होगा? बहुत बड़े कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहे हैं। फरवरी के महीने में केवल सूर्य और बुध, 13 फरवरी को सूर्य का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। बुध 29 बुध जो हैं सप्तम भाव में ही रहेंगे, और देवगुरु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल, जो कि कुंडली के छठे भाव में हैं, मंगल जो हैं वो 26 फरवरी तक छठे भाव में ही रहेंगे। 26 फरवरी को मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा, मकर राशि में। और ऐसे ही शुक्र भी 27 फरवरी तक छठे भाव में ही रहेंगे। तो मंगल शुक्र का वही प्रभाव होगा जो कि जनवरी में था। शनि का वही प्रभाव रहेगा, देवगुरु का वही प्रभाव रहेगा। केवल सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे, और सूर्य के अष्टम भाव में आने से क्या होगा कि सूर्य, चूँकि सूर्य में तेज है, प्रकाश है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, तो जो भी अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और सूर्य के आने से देवगुरु को बल मिलेगा। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। जब दोनों एक साथ होंगे तो अष्टम भाव से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए मार्च की बात करते हैं। मार्च 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही ख़ास रहने वाला है, क्योंकि मार्च में एक बहुत ही विशेष योग बन रहा है आपकी कुंडली में, और वो है शुक्र, शनि और मंगल का योग। मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में 26 फरवरी को होगा, और मंगल 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक सप्तम भाव में ही रहेंगे। मंगल का गोचर मकर राशि में हो रहा है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है, और मंगल केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक राजयोग मंगलकारी मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और ये राजयोग किसी व्यक्ति की कुंडली में तब बनता है जबकि मंगल का गोचर स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो, और केंद्र के स्थान में मंगल का गोचर हो। ये जो रोचक राजयोग है, ये उत्कृष्ट श्रेणी के डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर बनाता है। मिलिट्री, पुलिस और पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेज में उच्च पद दिलाता है, और साथ ही साथ गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। और ये राजयोग आपकी कुंडली में
बन रहा है। अब यहाँ पर मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली को ज़रूर देखिए। क्या आपके कुंडली में मंगल उच्च के हैं? मंगल की अंश बल कितना है? और क्या मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है? इन चीज़ों पर आपको ज़रूर विचार करना होगा। अगर महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ होगा। और अगर नहीं चल रही है, सामान्य स्थिति है, तो भी अगर आप प्रयासरत हैं चिकित्सा क्षेत्र में जाने के लिए या सैन्य क्षेत्र में जाने के लिए या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी गोचर में, अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है। अब यहाँ पर शुक्र भी हैं मंगल के साथ। मंगल अग्नि तत्व हैं, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र क्या है? सौंदर्य, प्रेम, वासना और काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों की जब युति बनेगी तो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अब अगर दोनों ग्रह सामान्य स्थिति में हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है और अपनी ऊर्जा को किसी न किसी कला के क्षेत्र में लगा देता है, और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों तक पहुंचता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग, लेखन के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे और शनिदेव लगातार लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे, और शुक्र कला के क्षेत्र में आपको परफेक्शन देंगे, और इस तरह से आप कला जगत में बहुत अधिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि गोचर तो सप्तम भाव में है, तो फिर मैं ये बातें कर रहा हूँ जो कि व्यापार और व्यवसाय से संबंधित है। तो सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात, शुक्र की दृष्टि लग्न पर है, शनि की दृष्टि लग्न पर है, मंगल की दृष्टि लग्न पर है। जब तीनों की ही दृष्टि आपके लग्न पर है, यानी कि आपके व्यक्तित्व पर है, तो फिर ये सब क्षेत्र तो आपके लिए खुलेंगे ही। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। शनि और मंगल की बात कर लें, शनिदेव राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वो जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी और 29 अप्रैल तक शेष राजयोग का निर्माण करेंगे और उसका वही फल होगा। जहाँ तक शनि और मंगल की बात है, अक्सर देखा गया है कि शनि और मंगल की युति जातक को सरकारी क्षेत्र में ले जाती है, सरकारी पद प्राप्त होता है, और ज़्यादातर मामलों में पुलिस विभाग, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज में अधिकारी बनते हैं ऐसे जातक, क्योंकि शनि आपसे अत्यधिक परिश्रम कराते हैं। मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप कंपटीशन बीट कर लेते हैं, और मंगल के प्रभाव से आपका शरीर इतना सुदृढ़ होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि आप फिजिकल को भी इजीली क्वालिफाई कर ले जाते हैं, और फोर्स या पुलिस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। शनि हर कार्य को काफ़ी सोच समझ करके करने की आदत आपके अंदर डालते हैं, और ऐसे में जब मंगल का भी अथाह शक्ति मिल जाती है मंगल की, तो फिर आपको सफलता हर हालत में प्राप्त होती है। देवगुरु अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का गोचर मार्च में भाग्य भाव में होगा, और भाग्य भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाए तो कहना ही क्या है, प्रबल भाग्योन्नति होगी। साथ ही साथ आप अगर छोटी मोटी यात्राएं करते हैं उससे आपको लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, देशाटन के लिए जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, और सूर्य और बुध की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम में भी, कार्य क्षमता में भी वृद्धि करेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी से लेकर के मार्च तक का महीना बहुत ही बेहतर है। हाँ, अगर आपके कुंडली में शुक्र, शनि या मंगल कमज़ोर हैं तो उसका उपाय कर लें। शनि और मंगल के लिए तो सर्वोत्तम उपाय है बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, और सूर्य के लिए अपने पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें। देवगुरु के लिए
माता पिता, गुरु और अपने बुजुर्गों का सम्मान करें तो देवगुरु और सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें। शुक्र के लिए और मंगल के लिए आप चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं और या चांदी की चेन आप जो है पहन सकते हैं। ये सब उपाय कर लेंगे और साथ ही साथ आसपास आपके जो भी पशु पक्षी हों, कुत्ते हैं, गाय हैं, कौवे हैं, इनको आप भोजन देने की आदत ज़रूर डालें। होता क्या है कि अगर 2 लोगों का, 4 लोगों का परिवार है तो एक लोगों का भोजन तो एक्स्ट्रा बन ही जाता है। एक आदमी का भोजन बच जाता है तो उसे आप कुत्ते को खिला दें, गाय को दे दें, कौवे के दो दे दें, तो आपको केतु और राहु इनके अशुभ प्रभाव से भी राहत मिलेगी। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।